नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसे जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2020 बीतता जा रहा है और नया साल 2021 पास आता जा रहा है, वैसे वैसे वेस्ट बंगाल में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी के भी बयान आ रहे हैं, शुभेंदु विश्वास के भी बयान आ रहे हैं और बंगाल बीजेपी और टीएमसी के बीच कहीं लेफ्ट फंसी फंसी तो नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, आपने मुझसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि क्या ओवैसी फैक्टर काम करेगा, और ज्यादातर लोगों ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि बंगाल का मुस्लिम कहां वोट करेगा। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त मालदा टाउन के इंग्लिश बाजार का जो है असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट है सामने। वहां पे मालदा टाउन में इंग्लिश बाजार में मुसलमानों की जनसंख्या 60% से ऊपर है। बिल्कुल ठीक समझा आपने, 60% से ऊपर तादाद है। तो वहां क्या तृणमूल कांग्रेस जीती थी? नहीं, वहां पे लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन जीता था। यानी मुसलमानों का देश के किसी भी कोने में जाइए, प्राइमरी नंबर पे वो कांग्रेस सेकुलर पार्टी के रूप में वो मानते हैं। उन्हें जब भी मौका मिलेगा और ऐसा प्रतीत होगा कि कांग्रेस जीत सकती है वहां पे, तो कांग्रेस को ही जिताएंगे। मगर अब ये सेकेंडरी होता जा रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री चाहे बिहार में हो या चाहे महाराष्ट्र के औरंगाबाद साइड की बात हो या अब वेस्ट बंगाल, बाई एंड लार्ज असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों ने अपना नेता मान लिया। ये सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव बुद्धिजीवी, ये मुसलमानों के अंदर भी सेगमेंट आता है ना, तो जो भी सेगमेंट है वो मानता है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी नेता है, हमारा नेता है, हमारे हक की बात करता है। अब ऐसे में जब असदुद्दीन ओवैसी लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस के बीच 3 कॉर्नर फाइट होगी, तो आप इसी में देखेंगे कि इसी इंग्लिश बाजार में बीजेपी को 21,000 वोट मिले थे। यानी 21,000 हिंदुओं ने अपने सर्वाइवल के लिए वोट किया था बीजेपी को। अब मैंने सर्वाइवल टर्म क्यों यूज किया? देखिए दोस्तों, अब इलेक्शंस को 2014 से जब आप देखेंगे तो ये इलेक्शन दरअसल हुआ है सूडो सेकुलरिज्म वर्सेस हु। नरेंद्र मोदी वो चेहरा थे 2014 में जिसपे हिंदुओं को यह लगा कि ये हमें झूठे नैरेटिव, झूठे सेकुलरिज्म से बचाएंगे। झूठा नैरेटिव, झूठा सेकुलरिज्म क्या है कि भाई हिंदू भगवा आतंकवादी होते हैं, समझौता ब्लास्ट जैसे केसेस हुए, 26/11 पे आरएसएस का हमला, अजीज बर्नी का किताब आता है जिसको विमोचन के लिए दिग्विजय सिंह जाते हैं, बाटला हाउस इनकाउंटर से लेकर के तमाम चीजें, इशरत जहां इनकाउंटर, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर, इन सब में हर एक बार बुद्धिजीवी टेररिस्ट के साथ खड़े होते नजर आए। और जब जब ये टेररिस्ट के साथ खड़े होते नजर आए तो बाई एंड लार्ज हिंदुओं ने कहा कि भाई एनफ इज एनफ। तो उसके बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो सीधे 72 सीट पे 2014 में चुनाव जीत जाती है। ये एक सरप्राइजिंग था। तमाम पॉलिटिकल पंडितों को समझ में नहीं है ये क्या हुआ। योगी के नाम पे इतना ज्यादा वोट, मगर आप क्लोजली देखिए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये नहीं हुआ। आपको सरप्राइज इस वजह से होना चाहिए कि ठीक है, कांग्रेस के साथ 2 कॉर्नर ही फाइट थी, पर राजस्थान हो, गुजरात हो या मध्य प्रदेश, ये लगभग क्लीन स्वीप हुए। झारखंड लगभग क्लीन स्वीप हुआ। बिहार में 31 सीट मिली, वो भी तब जब नीतीश और लालू अलग अलग थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट, आप किसी भी कम्युनिटी को हद से ज्यादा सप्रेस करेंगे और खास करके वो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, तो एक दिन ये लावा फूटेगा। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में हुआ। दुर्गा पूजा नहीं मनाने देंगे, इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है, जहां पे वो मेजॉरिटी में है, ये परेशानी है। सरस्वती पूजा नहीं मनाने देंगे। देखिए, बंगाल का कल्चर ऐसा नहीं रहा है कि ये नहीं करने देंगे। बंगाल का कल्चर जो है लिबर्टी देता है, लेकिन इस्लाम लिबर्टी नहीं देता है। और इस्लाम जैसे ही तादाद ये 20% से जब ऊपर ऊपर होते गए, बंगाली हिंदुओं की लिबर्टी
खत्म होती गई। उन्हें लगा कि अब उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, उन्हें लगा कि ये सामने वाला अपने वोट बैंक के वजह से मजबूर कर रहा है और इसी वजह से ये हो रहा है। सेकुलर विचारकों ने, पॉलिटिकल विचारकों ने इस अद्भुत जीत को देखा, समझा, मगर 2014 में इस चीज को एनालाइज करके सबके सामने नहीं बोला। लेकिन यही चीज 2017 में उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई और कंप्लीटली हिंदुत्व का भगवाकरण हुआ और 323 से ऊपर सीटें मिली, जबकि कांग्रेस और सपा गठबंधन में थी इस बार। तो भी पॉलिटिकल पंडित ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह संभव नहीं है कि मुसलमानों के वोट के बिना कोई पार्टी जीत सकती। अब मुसलमानों के वोट के बिना कोई पार्टी नहीं जीत सकती, यह नैरेटिव तो बिल्ड करना पड़ेगा। इस नैरेटिव को मजबूती एक फ्लूक से मिल गई जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा असेंबली चुनाव हार गई। लेकिन 2019 के लोक चुनाव में इस फ्लूक ने दम तोड़ दिया और कंप्लीट व्हाइट वॉश इस बार बसपा और सपा उत्तर प्रदेश में उतरी, जिन्होंने कहा कि हमारे पास यादव है, हमारे पास दलित है और संपूर्ण मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है। मगर भाजपा का वोट शेयर 52% पहुंचा। आप समझ रहे हैं 52%, 52% का मतलब क्या होता है? हिंदुओं ने ब्लॉक वोटिंग की, जाति की दीवारें टूट गई। और मैं एक बात कर रहा हूं कि सिर्फ हिंदुओं ने वोट किया। किसी को यह लगता है कि यह 3 तलाक या कि एक्सेप्शनल 5-10 वोट को आप उस वोट में मत गिनिएगा, बाकी वोट मुसलमानों के नहीं मिलते हैं बीजेपी को। यह मैं बात आपको बता देना चाहता हूं। तो बंगाल इलेक्शन भी अलग नहीं होगा, बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। यहां पे एक बात समझना होगा कि मुसलमान ओवरऑल 28% है, हर एक असेंबली इलेक्शन में 28% नहीं है, कहीं 70% हो गए हैं, मालदा टाउन में लगभग 55% है, कहीं 60% है, ऐसा सिचुएशन है। तो सिर्फ 18 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पे मुसलमान अपना सब कुछ जोर लगा करके जिता सकते हैं किसी भी पार्टी को। मगर उसके बाद क्या होगा? ये जो जय श्री राम के नाम पे कंप्लीट रिलीजियस पॉलिटिक्स और रिलीजियस पोलराइजेशन हो चुका है, बीजेपी को करने की जरूरत नहीं है। ये सब काम लेफ्ट ने और ममता बनर्जी के कुकृत्यों की वजह से बहुत पहले बंगाल में हो चुका है। बंगाल के हिंदू एक ऑप्शन की तलाश ढूंढ रहे थे जो उन्हें बचाए, मार्क माय वर्ड, जो उन्हें बचाए। Who can save us? And the BJP is very much but natural हिंदुत्वा पार्टी। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? जब मैंने पिछली बार कहा था कि अगर सपोज कीजिए, वैसे असंभव सा है लेकिन सपोज कीजिए कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो बीजेपी 200 से ऊपर सीटें जीत सकती है। लेकिन अलग अलग लड़ेंगे तो 170 के आसपास, क्योंकि फिर कुछ हिंदुओं को यह लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कि सारे मुसलमान उन्हीं को वोट दे रहे हैं। और यह वास्तविकता है कि वहां का मुस्लिम वोटर इस वक्त भी एक कंफ्यूजन में है। चलिए फॉर अ सेकेंड हम मान लेते हैं कि सभी मुसलमान तृणमूल कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, तो भी बट नेचुरल वो पोलराइजेशन आना है, और जो कि आ चुका है। देखिए उत्तर परगना में तो इस बार लेफ्ट कोई सीट के लिए तरस जाएगी, ये हालात हैं, आपको मैं वर्बली ये बता रहा हूं। तो ये वास्तविकता है। दक्षिण परगना में मुसलमान कुछ कंस्टिट्यूएंसी बहुत मजबूत है, कुछ में बहुत वीक है, मतलब इतना सेपरेट नहीं। तो वहां भी हालात तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पे लेफ्ट भी तो है, असदुद्दीन ओवैसी की भी तो एंट्री है। और ये असंभव है मान लीजिए कि वो कम्युनिटी कंप्लीटली अब ट्रांसफॉर्म होकर के सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को वोट कर जाएगा, और कर भी जाएगा तो भी ये जो वोट शिफ्ट है वो हो चुका है। वो टैक्टिकल शिफ्ट जो है 2006, 2011, 16 को अगर आप क्लोजली देखेंगे, तीनों में डाल देता हूं, तो आप देखेंगे कि 2016 तक भाजपा नहीं है, मात्र 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में वो जीत पाने में कामयाब हुई है। मगर 2019 का इलेक्शन आप भूलिएगा मत। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो बार बार पॉलिटिकल पंडित मात खाते हैं उसका यही कारण है। वहां पे हिंदुओं ने मान लिया है कि अब हमें कोई बचा सकता है,
तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। किनसे बचाना है? अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लेफ्ट लिबरल और टीएमसीबी वाले बोलने लगे कि भाई बड़े सेकुलर थे। नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम भारत के हिंदुओं के लिए और कल्चर के लिए विध्वंसक है। यह रहा सबूत, मैं आपको दिखा देता हूं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का यह विश्वास था और यह वास्तविकता में साबित हुई। लेटर ऑन, अब जब बांग्लादेश बना, पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बांग्लादेश जब फॉर्म हो गया बाद में, आप देखिए कभी जो ढाका था या फिर उसको आप ये कहिए कि मलमल के व्यापार का केंद्र था, इतना अच्छा वहां पे काम होता था, लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो गई, आपकी विरासत खत्म होती जा रही। उसी तरह से वेस्ट बंगाल का जो कल्चर था, लिटरेसी थी, वो सारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वेस्ट बंगाल के कल्चर में ये नहीं है कि आप किसी को दुर्गा पूजा मनाने से रोक देंगे, लेकिन ये सारी चीजें हुई हैं। अब जब हुई हैं तो उसको कैसे बदल सकते हैं? तो कौन रोक सकता है कि हमें वो कल्चर वापस चाहिए, हेरिटेज वापस चाहिए, हमें वो आजादी अपनी जो हिंदुओं की थी, वहां के बंगाली हिंदुओं की, जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था, कौन वापस दिलाएगा? वो भाजपा वापस दिलाएगी। उन्हें समझ में आ चुका है कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो खुलेआम हिंदुओं के लिए लड़ती है, बोलती है, बात करती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक बात मैं कहूंगा कि जब कोई बोलता है कि दो कौड़ी का नेता है, तो नहीं, अब वो पूरे देश के 18, 19, 20% कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एकमात्र लीडर है और असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम लीडर के रूप में देश भर में स्टैब्लिश हो चुका है। आप मानिए या ना मानिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जब मुसलमानों के पास जाता हूं, बात करता हूं, उन्हें अंदर तक ग्रिल करता हूं, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जब मैं प्रेज करना शुरू करता हूं, तो उनके मुंह से निकलता है, यार बहुत बढ़िया लीडर है, बहुत अच्छा, उसको कानून का जानकारी है, मुसलमानों के हक की बात करता है। और मुसलमानों के हक की बात करता है तो क्या गलत करता है? ये बात तो मैं भी कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी हिंदुओं के हक की बात करता है तो क्या गलत करता है? गलत असदुद्दीन ओवैसी ये करता है कि वो सिर्फ मुसलमानों के हक की बात करता है और उसका ख्वाब हिंदुओं को सप्रेस करके गजवाए हिंद का। जय श्री राम।